गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज हम थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आपको लग रहा होगा मैम फ्लावर्स क्यों दिखा रही हैं। आज हम फ्लावरिंग के बारे में बात करेंगे कि फ्लावरिंग का फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, आप देखते हैं जितने भी प्लांट्स आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में, तो वो प्लांट्स वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं या तो कायिक अवस्था में होते हैं या प्रजनन अवस्था में होते हैं, और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है या जिसको हम प्रजननात्मक अवस्था कहते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें कि जो कि किसी भी प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो जब रिप्रोडक्शन में एंटर करता है प्लांट, तो उसमें फेज चेंजेस बोलते हैं उसको हम। जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में आप देखेंगे कि एक बच्चे इन्फेंट फेज होता है, थोड़े बड़े होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देन रिप्रोडक्शन गोज ऑन। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी डिफरेंट फेज चेंजेस होते हैं। ठीक है, पॉइथिंग ने बताया कि जो शूट एपेक्स है प्लांट का, वो कम से कम 3 स्टेजेस में रहता है। पहला जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, विच इज़ कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, जिसके अंदर की जो शूट एपेक्स होता है वो वेजिटेटिव जो मटीरियल होता है उसको ग्रो करता है। जैसे रूट टिप में है तो रूट्स बनाएगा, शूट टिप में है तो आसपास के सेल्स को बनाएगा, यंग लीव्स को बनाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। देन दूसरा फेज़ जो होता है वो प्लांट का होता है एडल्ट वेजिटेटिव फेज़, जिसको हम बोलते हैं प्रौढ़ कायिक अवस्था। ये स्टेज बहुत सारे प्लांट्स में तो जैसे दूसरे प्लांट्स होते हैं वैसे ही होती है, बस थोड़ा बड़ा होता है प्लांट्स, एक निश्चित नंबर ऑफ लीव्स या ब्रांचेस या ऐसा कुछ बने तो होता है। ठीक है, और शूट एपेक्स जो है नॉर्मल स्टेज में होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकेशिया हेट्रोफिला एक प्लांट है, जिसमें कि जो यंग वो होते हैं प्लांट्स, उसमें पत्तियां अलग तरह की होती हैं, फिलोटाक्सी अलग तरह का होता है, रूट सिस्टम भी फ़र्क हो सकता है। अकेशिया हेट्रोफिला में जो यंग प्लांट होता है उसमें पिन्नेट लीव्स होती हैं। ठीक है, और जैसे इस तरह से देखेंगे। और जब मेच्योर होता है वो, जब एडल्ट फेज़ में आ जाता है, वेजिटेटिव फेज़ में, तो उसमें फिलोड बन जाता है। तो जो पिट्यूल का जो पार्ट होता है वो फूल जाता है और उसका कुछ टिप्स के ऊपर ही वो जो लीव्स आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना, एक चेंज से, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने की स्टेज को हम बोलते हैं फेज़ चेंज ना। थर्ड फेज़ जो होता है वो होता है एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। मतलब एडल्ट वेजिटेटिव फेज़ के पहुंचने के बाद में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, और उससे फिर प्लांट्स में फ्लावरिंग का इंडक्शन होता है। तो एक फ्रॉम जुवेनाइल फेज़ टू एडल्ट फेज़, वेजिटेटिव फेज़, फ्रॉम वेजिटेटिव फेज़ से रिप्रोडक्टिव फेज़, ये जो है ये फेज़ चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब फ्लावर इवोकेशन क्या होता है। मैकडोनल्ड्स ने 1992 में बोला कि 2 स्टेजेस में होते हैं। फ्लावर इवोकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए प्लांट जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया है, आने वाला है, मेच्योर हो गया है सपोज करिए। ठीक है, तो अब उसमें फ्लावरिंग कैसे आएगा, फ्लावर का इंडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। कुछ एक कंडीशंस को एक्सपोज करते हैं प्लांट्स को, या हो जाते हैं प्लांट्स, जैसे कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट होता है, कुछ टाइमिंग्स होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है कॉम्पिटेंट स्टेज और दूसरा होता है डिटरमाइंड स्टेज। मतलब पहला वाला जो स्टेज है वो समर्थ स्टेज कहलाता है, दूसरा वाला जो है वो निर्धारित स्टेज कहलाता है। अब इसको एक तरह से यूँ ले लें हम कि सपोज़ हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, तो उसे एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि इतना हो गया तो हम उसके लिए कॉम्पिटिटिव हो गए, हम समर्थ हो गए। सपोज़ आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप कुछ सर्टेन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो गए या उसके लिए समर्थ हो गए। ठीक है, लेकिन फिर अब जब आप वो कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसमें पास कर जाते हैं,
तो आप निर्धारित स्टेज में उस पर्टिकुलर रैंक के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंट स्टेज में कोई भी हम सुटेबल सिग्नल देते हैं, वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, वो सिग्नल जब देने से जो प्लांट में एक्सपेक्टेड तरीके का ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, दैट मीन्स कैपेबल हो गया वो अब कि फ्लावरिंग हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में ये स्टेज पे आके वो इसको जब हमने सिग्नल दिया तो इट इज़ कैपेबल। तो ये कौन सी स्टेज होगी, जो एडल्ट प्रौढ़ अवस्था है उससे मॉडिफिकेशन होकर के उस स्टेज में एंटर कर गया कॉम्पिटेंट स्टेज में। अब उसके बाद में जब हम सपोज कुछ फोटो पीरियड देते हैं, टाइम देते हैं, उसके बाद में उसको हम हटा देते हैं। यदि जो हमने स्टिमुलस दिया था पहले, सिग्नल दिया था जो यहाँ पर दिया था कॉम्पिटेंट स्टेज में, वो सिग्नल अगर हटा भी दिया जाए और उसके बाद में भी नॉर्मल कंडीशन में वो एक्सप्रेशन हो जाए तो वो निर्धारित अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्लांट है, उसको 10 दिन के लिए कुछ घंटों की लाइट चाहिए, हमने उसको दिया। ठीक है, अगर आपने 5 दिन के लिए दिया तो आप वो लाइट अगर अब हटा देते हैं, नहीं देते हैं, टोटल डार्क में रखते हैं, तो हो सकता है वो प्लांट में फ्लावरिंग ना हो। कॉम्पिटेंट तो था लेकिन अभी निर्धारित नहीं हुआ, फ्लावरिंग नहीं हो रहा उसमें। लेकिन आपने 10 या 12 दिन के लिए दे दिया, उसके बाद में आप अगर लाइट नहीं भी देते हैं, उसको पौधे को डार्क में भी रखते हैं, तब भी उसमें अगर फ्लावरिंग होती है तो वो कौन सी स्टेज आ गई, निर्धारित स्टेज। मीन्स आपने स्टिमुलस को हटा दिया, इसके बावजूद भी वो फ्लावरिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, एडल्ट स्टेज कैसे डिफाइन करती है। जैसे टोबैको में उन्होंने बोला कि अगर 41 लगभग पत्तियों का उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा, सिंगर एंड मैकडीनीज ने कि अगर आप ऐसा प्लांट लें जिसमें 41 लीव्स होती हैं, टोबैको में बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, यू कैन काउंट। ठीक है, तो उसमें 37 लीव्स आने के बाद में ही शूट टिप जो है डिटरमिन्ड होती है फ्लावरिंग के लिए। मतलब एक स्टेज डेफिनेट आनी चाहिए, आप छोटे से प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ कैसे होता है ये सिग्नल, कहाँ मिलता है, कहाँ से आता है। जनरली जो फ्लावरिंग के लिए सिग्नल होता है वो उसको रिसीव करने के लिए लीव्स होती हैं, वो पत्तियाँ उसको रिसीव करती हैं सिग्नल को। सिग्नल का मतलब ये कि हम फोटो पीरियड की बात कर रहे हैं, लाइट जो पड़ती है उसको फ्लावरिंग के लिए पत्तियाँ लेती हैं और थ्रू स्टेम वो सिग्नल जो है शूट एपेक्स तक जाता है। ठीक है, और कभी कभी नेगेटिव सिग्नल भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्लांट में फ्लावरिंग का टाइम हो लेकिन उसी समय पर किसी वजह से एडवेंटिशियस रूट्स बनना शुरू हो गए या रूट्स का इनिशिएशन हो गया, बारिश वारिश आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उस समय पे नेगेटिव मैसेज भी जाता है और फ्लावरिंग जो है वो रुक जाती है। बिकॉज़ अगर हम देखें रूट फॉर्मेशन कब होता है, जब प्लांट को एक्टिवली ग्रो करना होता है, प्लांट प्रिपेयर करता है कि भाई मुझे और न्यूट्रिशन चाहिए, तो फिर वो रूट्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो उससे क्या मैसेज जाता है कि शायद अभी प्लांट इज़ नॉट रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव फेज में होना चाहिए, इसलिए फिर जो फ्लावरिंग है वो इनहिबिट हो जाती है। तो रूट्स से एपेक्स की तरफ इनहिबिटर्स भी ट्रांसमिट होते हैं। ऐसा देखा गया कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्लावरिंग के लिए। बहुत सारे प्लांट्स में अगर आप जिब्रेलिन्स देते हैं तो उनमें फ्लावरिंग होती है। सिमिलरली कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावरिंग को रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीएमीन्स हैं, वो फ्लावरिंग को रोक देते हैं। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने बोला फोटोपीरियोडिज्म, लाइट देते हैं, ये देते हैं, तो फोटोपीरियोडिज्म क्या है? किसी भी प्लांट में वो जैविक परिवर्तन जो दिन या रात की लंबाई के अनुसार होते हैं उनको हम दीप्तिकालता कहते हैं। दोज चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस जो प्लांट में होते हैं,
in response to the length of the daytime and the night time during the 24-hour cycle is called photoperiodism. ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. फोटोपीरियोडिज्म ही आपका जो ये सब फ्लावरिंग है इसको रेगुलेट करता है. अब हम इसको देखें कि जीन्स कौन से रेगुलेट करते हैं इसको. फोटोपीरियोडिज्म फिर देखेंगे कि कैसे क्या. इसमें कौन ने बताया कि जो फ्लावरिंग है वो 3 तरह के ग्रुप्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है. और उसमें फर्स्ट ग्रुप जो है उसको बोलते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, पुष्पीय अंग पहचान जीन्स. मतलब प्लांट फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. तो उनका जो आइडेंटिटी के जीन्स हैं ये वो जीन्स होते हैं. सेकेंड ग्रुप जो है वो कैडेस्ट्रल जीन्स है फॉर स्पेशल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स. मतलब वो जो भी ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये कहाँ बनेंगे, इसके स्पेशल किस जगह पर बनेंगे, उसका ओरिएंटेशन को ये ग्रुप डिसाइड करता है. और थर्ड जो होता है वो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है. तो वो ये मेरिस्टेम को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बनाएंगे, फ्लोरल ऑर्गन बनाएंगे. तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स ये जो पहचाने गए हैं ये म्यूटेंट्स के रूप में पहचाने गए. बहुत सारे म्यूटेंट्स को स्टडी किया गया कई सारे प्लांट्स में, उसके आधार पर उन्होंने ये जीन्स पहचाने हैं. मेरविट्स और कॉइन ने 1999 में एक प्रपोजल दिया था ABC मॉडल फ्लोरल ऑर्गन कंट्रोल के लिए, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फ्लावर के. और उन्होंने बोला कि ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो 3 जीन से कंट्रोल होता है, ABC. अब 3 जीन से कंट्रोल होता है कैसे, बिकॉज कितने वर्ल्ड्स होते हैं, कम से कम मिनिमम अगर हम जनरली सब प्लांट्स में माने तो 4 चक्र तो होते ही ना, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग. मतलब केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो उन्होंने बोला कि ये 3 जीन्स में इस तरह से होता है कि केलिक्स जो है, यहाँ आप इसमें देखेंगे फिगर में, केलिक्स जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो केलिक्स ए जो जीन है वो कंट्रोल करता है. एक लीनियरली अरेंज होते हैं ये जीन्स ABC. ठीक है. करोला के डिफ्रेंसिएशन के लिए पार्ट ऑफ A और पार्ट ऑफ B दोनों की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर A में कुछ थोड़ा डिफेक्ट है उस एरिया में जो कि इसमें फ्लावर के लिए ज़रूरी है, तो करोला का डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत हो सकती है. इसी तरह से एंड्रोशियम या पुमंग के लिए पार्ट ऑफ B और पार्ट ऑफ C दोनों की ज़रूरत होती है. B+C पूरा पूरा नहीं, कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट इसका, इस तरह से ज़रूरत होती है. देन कार्पल्स के लिए, गाइनोशियम के लिए C जीन की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस तरह से 3 जो जीन्स होते हैं वो 4 को कंट्रोल करते हैं. A और C इंडिपेंडेंटली केलिक्स और कार्पल को डिटरमिन करते हैं, और A+B कोरोला को, B+C एंड्रोशियम को. इस तरह से डिटरमिन करते हैं. ठीक है. अब आते हैं फोटोपीरियोडिज्म के ऊपर कि डे लेंथ का क्या वो है, कॉन्सेप्ट है. गार्नर एंड अर्नाल्ड ने बहुत पहले 1920 में ये देखा कि जो टोबैको की एक वैरायटी होती है वो गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं करती. अच्छा, टोबैको की हमने क्या कंडीशन देखी थी कि मिनिमम 37 लीव्स होने चाहिए तब वो फ्लावरिंग में आ जाते हैं. ठीक है. तो उतना लीव्स होने पर भी वो समर में नहीं ग्रो करता है. वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती. तो उन्होंने देखा कि अगर इसको हम ग्रीन हाउस में ऐसा इस तरह से टाइमिंग्स दें, लाइट दें, इस एडजस्ट करें कि वो शॉर्ट टाइम में आए तो फ्लावरिंग हो जाती है. तो उन्होंने बोला कि ये जो प्लांट है टोबैको का, दैट इज़ शॉर्ट डे प्लांट या लघु प्रदीप्ति काल पादप प्लांट है या अल्प प्रदीप्ति काल प्लांट है. नाउ क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पर हम फिर क्लासिफाई करते हैं. बेसिकली 3 ग्रुप्स में हम इनको बांटते हैं पौधों को. शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको कि लाइट चाहिए
कुछ एक क्रिटिकल पीरियड होता है, इसको हम क्रांतिक काल बोलते हैं हिंदी में। उस क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट होगी तो वो फ्लावरिंग होगी। फॉर एग्जांपल कॉस्मोस, ज़ैंथियम और टोबैको। ठीक है, अब ये आप पिक्चर ना बनाएं कि 12 घंटे लाइट। ये जो क्रिटिकल पीरियड होता है ये कुछ अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनको लाइट चाहिए उस क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, इसमें आपका रेडिश आ गया, पालक आ गया, पिटूनिया आ गया, डायंथस आ गया। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। फिर कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स भी होते हैं जिनके ऊपर दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी देर के लिए लाइट दे दीजिए, कितना भी देर के लिए मत दीजिए लाइट, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कंटिन्यूस लाइट देंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल टोमेटो है, मक्का है, बीन्स हैं, कॉटन्स हैं, इनको डे लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्लावरिंग में। कंडीशन एक बार उनकी मेच्योरिटी आ जाए उसके अंदर, उसके बाद में उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना व्हाट इज़ दिस क्रिटिकल डे लेंथ, जिसको हम क्रांतिक दिवस काल कहते हैं, क्या है ये? वो फोटो पीरियड का उतना लेंथ है जो कि डिटर्मिन करता है कि वो प्लांट फ्लावर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोबैको में हमने देखा कि क्रिटिकल डे लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटा है। ठीक है, 12 घंटे से कम लाइट इसको चाहिए। ज़ैंथियम भी शॉर्ट डे प्लांट है, उसको भी लाइट चाहिए क्रिटिकल पीरियड से कम, लेकिन इसका क्रिटिकल पीरियड कितना है? 15.5 घंटे। ठीक है, तो अब ये इसकी फ्लावरिंग कब होगी? इसकी फ्लावरिंग होगी लगभग उन दिनों में जबकि गर्मी होती है, जबकि डे लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इट इज़ ए शॉर्ट डे प्लांट, बट फ्लावरिंग कब होता है? एक्चुअली जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट है मीन्स वो सर्दियों में फ्लावर करेगा, लॉन्ग डे प्लांट है मीन्स वो गर्मी में फ्लावर करेगा। तो ऐसा नहीं है, क्रिटिकल पीरियड उसका कितना है उसके आधार पर वो फ्लावरिंग होगी। ठीक है, सिमिलरली प्लांट है हाइवोसाइमस नाइगर, यू कैन अंडरस्टैंड, लॉन्ग डे प्लांट है ये। क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा समय के लिए उसको लाइट देना पड़ेगा। ठीक है, पर इसका क्रिटिकल पीरियड कितना है? 11 घंटे का ना। 12 घंटे आपने लाइट दिया अगर तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ये लॉन्ग डे प्लांट है। ऑन द कॉन्ट्ररी ज़ैंथियम जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, आप उसको 12 घंटे लाइट देंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिटिकल पीरियड कितना है? ओके, 15.5 से। तो ये दोनों सेम टाइम पे फ्लावर करेंगे। ठीक है ना, ज़ैंथियम और ये दोनों 12 घंटे अगर आप इनको लाइट देते हैं तो दोनों में फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्रिटिकल पीरियड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा देखें अंतर क्या है दोनों में, शॉर्ट डे प्लांट्स में और लॉन्ग डे प्लांट्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स को हमेशा एक निश्चित जो क्रिटिकल पीरियड जो उस प्लांट के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, उससे कम लाइट चाहिए होती है। और लॉन्ग डे प्लांट्स में क्रिटिकल पीरियड जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा समय के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, डे लेंथ को अगर आपने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया तो फ्लावरिंग हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट में अगर आपने दिन की लंबाई को कम कर दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट को हम एक्चुअली दूसरे शब्दों में लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइट को जो रात का समय होता है उसमें आपने बीच में एक फ्लैश भी दे दिया लाइट का तो फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है, ये आप नीचे फिगर में भी दिखा रखा है, यहाँ देखेंगे आप, आपको येलो कलर में डे पीरियड दिख रहा है और ग्रेइश या ब्राउनिश टोन में जो दिख रहा है आपको वो डार्क पीरियड है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए आपने 9 घंटा लाइट दिया, सपोज करो किसी का 9 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा का कुछ उसका टाइम है, तो अगर आपने 9 घंटा लाइट दिया, 15 घंटा डार्क दिया तो वो फ्लावरिंग होती है शॉर्ट डे में, लॉन्ग डे में नहीं होती। एक कोई दूसरा प्लांट है उसमें। ठीक है, बट अब क्रिटिकल पीरियड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। सेकेंड में आपने मान लीजिए सपोज 15 घंटा लाइट दिया, इसका 12 घंटा लाइट का वो था क्रिटिकल पीरियड, ना मोर देन 12 आवर्स आपने 15 घंटा दिया तो लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पन हो गया, फ्लावरिंग हो गई। और लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में क्योंकि 12 घंटा था उसका, तो आपने 12 घंटे से ज़्यादा लाइट दे दिया तो अब वो फ्लावरिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें क्या हुआ, आपने 9 घंटा लाइट दिया, पूरा लंबा ब्रेक दिया, लेकिन बीच में एक छोटा सा
टॉर्च की लाइट डाल दी, वाइट लाइट, सिर्फ एक कुछ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड 10-15 सेकंड्स के लिए, तो जो शॉर्ट डे प्लांट है वो वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने 9 घंटा लाइट दिया, लाइट कम दिया है, लेकिन ये जो फ्लैश है यहाँ पर दैट विल ब्रेक द लाइट, सो इट इज़ अ लॉन्ग नाइट प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं। अगर आपने नाइट को ब्रेक कर दिया तो फ्लावरिंग नहीं होता उसमें, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कर जाएगा। अब हमने 9 घंटा लाइट दिया यहाँ पर, और बीच में जो यहाँ पे जो ब्रेक दिया है वो वाइट लाइट के लिए हमने रेड लाइट से दिया है। रेड लाइट जब देते हैं हम डार्क में तभी भी शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर नहीं करते, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कर जाते हैं। ठीक है, फिर अगेन फार रेड लाइट अगर हम देते हैं यहाँ पर ब्रेक में, 9 घंटा लाइट दिया, बीच में डार्क में कहीं पे एक में गैप में हमने फार रेड लाइट दे दिया, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। इट इज़ एज गुड एज द फर्स्ट वन, पहला जो लाइन था उसके जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और अगर हमने लाइट दिया है, रेड लाइट दे दिया और उसके इमीडिएटली बाद में फार रेड लाइट दे दिया, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, क्योंकि रेड लाइट का जो इम्पैक्ट है वो फार रेड लाइट से ख़त्म हो जाता है, ये नलीफाई कर देता है इसको, तो इसके कारण से आराम से इसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो जो लेंथ है और लाइट का टेम्परेचर, लाइट का जो ड्यूरेशन है उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। मैकेनिज़्म क्या है इसका, बेसिकली इसमें बोलते हैं कि डार्क पीरियड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्लावरिंग को डिटरमिन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फोटो पीरियड इंडक्शन क्या होता है। जब हम ये कहते हैं कि हम फोटो पीरियड कुछ घंटे के लिए लाइट हम पौधे को देते हैं, तो क्या ऐसा है कि एक ही दिन हमने लाइट दिया और फ्लावरिंग हो जाएगा? थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमको उस पर्टिकुलर फोटो पीरियड लेंथ में, टाइम में उनको लाइट देना पड़ेगा, तो वो अक्यूमुलेट होगा और फिर वो फ्लावरिंग होगी। तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं दीप्तिकालिक प्रेरण या फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, डिटरमिन्ड स्टेट में जाने के लिए। फिर आपने अगर उसको हटा भी दिया तो फिर वो फ्लावरिंग होती रहेगी। तो वो जो स्टेट होती है जिसमें कि लाइट और डार्क पीरियड हम कितने समय के लिए देंगे, वो दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सैल्विया के अंदर 10 घंटे का जो लाइट है आपको कम से कम 17 दिन तक देना पड़ता है। ठीक है, देन इट कैन फ्लावर प्रॉपर्ली। और ये जितने ज़्यादा दिन के लिए देंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा और प्रिफ्यूज फ्लावरिंग हो, ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से ज़ैंथियम के अंदर 15 घंटे का दिन और जो लंबी नाइट है वो अगर आप देते हैं उसको, तो वो फ्लावरिंग इंड्यूस हो सकती है उसके अंदर, इवन इन लॉन्ग डे कंडीशंस। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड इसका 15.5 आवर्स है, तो अगर 15 घंटे का आपने लाइट दी तभी भी चलेगा, मतलब ज़्यादा नियरेस्ट क्रिटिकल पीरियड जब आप देते हैं तो वो चल जाएगा। पर इसमें ये कितना साइकिल आपको देना है, अगर ज़्यादा साइकिल ज़्यादा दिनों तक देते हैं, 13 दिन तक, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, रेगुलर साइकिल देंगे। अगर 4 to 8 आवर्स देते हैं लाइट और बाकी का डे पीरियड डार्क पीरियड होता है, तो 18 से 34 दिन लगते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट, क्योंकि लाइट भी हेल्प करता है उसके अंदर, फ्लावरिंग के अंदर। हर बार पे आप थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस ऐड ऑन होता है और वो फ्लावरिंग को रैपिड और प्रोफ्यूज फ्लावरिंग में हेल्प करता है। रिसेप्टर्स आर ऑलवेज लीव्स ऑफ द प्लांट्स, वो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और अगर जो लीव्स होते हैं उसको हमने सपोज एक प्लांट है, इफ यू सी ऑन द दिस थिंग, ये देखिए, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो पत्तियां होती हैं। अब एक प्लांट आप देख रहे हैं जहाँ पे ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें
सारी पत्तियाँ हटा दी, फ्लावरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रखा है एक भी पत्ती तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। और सपोज़ एक प्लांट है, यही सेम प्लांट लॉन्ग डे कंडीशन में आपने रखा है, शॉर्ट डे प्लांट है, और इसकी एक पत्ती को शॉर्ट डे प्लांट वाली कंडीशन में रखा और उसको फिर इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिया, तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगा, नहीं होगा फ्लावरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर लीव्स अगर आप ग्राफ्ट करते हैं, सपोज़ एक प्लांट है हमारे पास, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, और एक हमने रखा है प्लांट को, सपोज़ हमारे पास एक लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा, और एक हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हो रहा है, तो उस प्लांट की पत्ती को अगर हम इस लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं तो इस प्लांट में भी फ्लावरिंग हो जाती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। तो ये देखा गया कि भाई इसमें जो अब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, तो चाणक्य ने ये बताया कि फ्लोरोजन नाम का हार्मोन, उन्होंने नाम दे दिया इसके लिए कि फ्लोरोजन हार्मोन होता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बाद में जीवर्ट ने ये बताया कि चाहे लॉन्ग डे प्लांट हो चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो, जो स्टिमुलस जो ट्रैवल करता है, या एक तरह से कह लीजिए जो हार्मोन होता है, वो करीब करीब सब में सेम होता है और एक से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो फ्लोरोजन जो है, फ्लोरोजन कॉम्प्लेक्स उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला इसके दो कंपोनेंट्स, एक जिब्रेलिन कंपोनेंट होता है जो कि स्टेम के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा एंथेजेंस होते हैं जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से, कॉम्बिनेशन से वो फ्लोरोजन हार्मोन बनता है। एज सच फ्लोरोजन नाम का कोई हार्मोन अभी तक आइसोलेट प्लांट्स में से नहीं किया गया है, बल्कि ये देखा गया है कि डिफरेंट हार्मोन्स जो दूसरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोलासिटिक एसिड कभी कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, कुछ प्लांट में नैप्थलीन एसिटिक एसिड को आप यूज़ कर सकते हैं पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए। तो ऐसे अलग अलग हार्मोन्स हैं जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं। जिब्रेलिन का तो ये भी है इवन कि अगर आप कोई लॉन्ग डे प्लांट है, गर्मियों में फूल आने वाला है बहुत लंबे लंबे दिनों में, और उनको आप चाहते हैं कि अभी फूल आ जाए शॉर्ट डे कंडीशंस में, तो आप जिब्रेलिन अप्लाई कीजिए तो फ्लावरिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो ऐसा है नाइट अब्बेस की ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम में क्या है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, और इन्होंने देखा कि जो भी जब एक्शन स्पेक्ट्रम देखा तो वो करीब करीब सब प्लांट्स का जो था सेम था। आप किसी भी प्लांट में देखिए तो रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन था और कुछ थोड़ा मोटा एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट के एरिया में था, देखा गया ये। तो फाइटोक्रोम की दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म होती है जो कि रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म होती है, और दूसरी होती है फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। तो पीआर फॉर्म जो होता है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जब रात होती है तो रात में ये पीएफआर फॉर्म जो होता है वो धीरे 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 वापस से पीआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, यू नीड जो डे के टाइम में, डे टाइम पर ये कन्वर्ट हुआ, तो ये जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीएफआर है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है। अब रात के समय धीरे 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 ये कन्वर्ट होता है वापस दूसरे फॉर्म में, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ पीएफआर कितना रह जाएगा, कम रह जाएगा ना। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए यू नीड मोर ऑफ पीआर फॉर्म, ठीक है। तो ये ज़्यादा अगर होता है पीआर फॉर्म मीन्स रात में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है, रात लंबी होगी तो ज़्यादा पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि अमाउंट ऑफ पीएफआर जो है वो कम है, ठीक है। जब रेड लाइट दिया जाता है रात में तो जो पीआर फॉर्म होती है वो फिर से जो जितना कन्वर्ट हुआ फर्स्ट फिर से लाइट देते ही पीआर फॉर्म जो है वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए जब आप रात में ब्रेक देते हैं, कोई सी भी लाइट देते हैं, चाहे लाल लाइट दें चाहे वाइट लाइट दें, तो फ्लावरिंग नहीं होता है शॉर्ट डे प्लांट में, और लॉन्ग डे प्लांट में हो जाता है। आप कम समय के लिए लाइट दीजिए, 9 घंटे के लिए लाइट दीजिए,
फिर नाइट में ब्रेक दे दीजिए तो फ्लावरिंग हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट में। लेकिन एकदम उसके बाद में आपने फार रेड दे दिया तो वो, ये हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में ना सारा इस तरह से कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट्स को कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कि वो है कि अगर आपने एक ही पत्ती रखी है प्रॉपर कंडीशन में तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। आप दूसरी पत्ती लगा देते हैं अगर तो वो भी फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं। देखिए ग्राफ्टिंग का एक्सपेरिमेंट है, एक ही नॉर्मल प्लांट है बीच में, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, इसको लॉन्ग डे कंडीशंस में आपने रखा, ठीक है, इसको लॉन्ग डे कंडीशन में रखा, इसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें शॉर्ट डे के अंदर इसको लॉन्ग डे में रखा है, शॉर्ट डे में इस पत्तियाँ लगी हुई हैं तो इसको स्टिमुलस लेकर के इट कैन फ्लावर, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। इवन ये भी होता है कि एक में इसमें फ्लावरिंग नहीं है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसको लॉन्ग डे कंडीशन में रखा है, और दूसरा प्लांट यहाँ पर है शॉर्ट डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, मीन्स अप्रोप्रिएट कंडीशन है तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब इन दोनों को अगर आप ग्राफ्ट कर देते हैं तो आपको दूसरा जो फ्लावर है, दूसरा जो प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट जिसको कि लॉन्ग डे कंडीशन में रखा है, नॉर्मल कंडीशन में फ्लावर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने ग्राफ्ट किया तो इसका स्टिमुलस दूसरे में आ जाएगा और ये इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं, फोटोपीरियोडिज्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट कंडीशंस में भी आप उसको वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कोई, हम टाइम नहीं दे, लाइट प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, तो आप इवन ग्राफ्टिंग के थ्रू भी इसको कर सकते हैं।